चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. चलो, इजी चैप्टर ही है ये भी, ठीक है। जैसे लास्ट वाला इजी था, इतना कुछ समझने का है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो एसटीपी कंडीशन जो, वो याद रखना। एक एनटीपी कंडीशन भी होती है, तो उसे भी आगे देख लेंगे अगर इसमें होगा, वरना केमिस्ट्री में तो आएगा ही वो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। द टू थाई बोन्स, दैट इज फीमर, ठीक है। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपर, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर। तो फीमर आपको पता है, लाइक हमारी जो कौन कौन सी होती है, सबसे बड़ी जो बोन होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी में, वो फीमर ही होती है। एंड ये जो है फीमर के बारे में इन्होंने बात की कि जो थाई बोन है, जो दो थाई बोन्स हैं, वो आपकी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एवरेज प्रेशर कितना होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर एरिया जो है वो आपको बस कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। और यहाँ पर ईच लिखा है। ईच मतलब कि दोनों में से, मतलब एक एक बूंद जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो टोटल एरिया 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों थाई बोन्स पे हमें बात करनी है प्रेशर की। तो 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसको आप 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करना है, ये सब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा वो 40 kg वेट हो जाएगा, यानी कि 400 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। मास आपको दिया है कितना, 40 kg, ठीक है। तो 40 kg मास का मतलब है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, m × g। तो 40 × 10 कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो 400 न्यूटन यहाँ पर जो है वो आपका फोर्स हो गया, उसको एरिया से डिवाइड करोगे, आपके पास प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना 40 kg वेट, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो 1 kg वेट अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा दिखे, तो इसका मतलब होता है 9.81 न्यूटन। मतलब ये है, 1 kg वेट का मतलब होता है कि 1 kg मास पर जो आपका फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है। यानी कि अगर आपके पास मास की वैल्यू 1 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या एफ ड्यू टू स्मॉल जी कितना लग रहा है, वो m × g होता है। यानी कि 1 × 9.81 अगर आप करते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू, तो ये आपको 9.81 न्यूटन मिलेगा। तो कहीं पर भी अगर 1 kg वेट आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसका मतलब 9.81 न्यूटन होता है। या अगर राउंड ऑफ करके लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन ले सकते हो, अगर आप जी की वैल्यू को 10 मान रहे हो। तो इसको ध्यान रखना, ये कई जगह पर यूज हो जाता है, ठीक है। तो 1 kg वेट का मतलब कि 1 kg, 1 kg मास पर कितना अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस चीज को हम 1 kg वेट कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे लॉस शुरू हो जाएंगे। पहला है हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। तो पास्कल ने ही बताया था कि भाई जो प्रेशर है फ्लूइड के अंदर, जो कि रेस्ट पे है, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, फ्लूइड के रेस्ट पे है, तो वो जो प्रेशर है वो आपका सेम रहता है सभी उन पॉइंट्स के ऊपर, अगर वो सारे के सारे पॉइंट सेम हाइट पे हैं। कहने का मतलब है, इसको अगर हम एक इजी वाली फिगर से समझें, तो इसमें मान लो मेरे पास क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो मेरे पास फ्लूइड है, एंड फ्लूइड में मान लो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए, ये रेड कलर से मैंने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए, ये मैंने ग्रीन कलर से कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए, और ये मैंने ब्लू कलर से कुछ पॉइंट्स को कंसीडर किया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लू वाले जितने पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वो सेम हाइट h1 पे हैं। ग्रीन वाले जितने पॉइंट्स हैं H2 हाइट पर है, तो उन पे प्रेशर सेम होगा। और जो रेड वाले पॉइंट्स हैं वो H3 अगर सेम हाइट पे है, तो इन पे सारे पॉइंट्स पे प्रेशर आपका सेम होगा। तो ये चीज किसने गई थी, पास्कल ने गई थी, ठीक है। कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। यानी कि सेम हाइट पे अगर पानी के पॉइंट्स, मतलब पानी में आपने या लिक्विड या फिर फ्लूइड कोई भी लिया, उसमें अगर सेम हाइट पे आप मल्टीपल पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हो, हाइट उन सभी की सेम है, तो वहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा सभी पॉइंट पे फ्लूइड की वजह से, वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल से इसको समझाया हुआ है।
फिगर 9.2, ये जो फिगर आपको ऊपर दिख रहा है, शोज एन एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक एलिमेंट कंसीडर किया। एलिमेंट का मतलब कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का छोटा सा पार्ट या छोटा सा हिस्सा इन्होंने लिया है, जो कि आपको ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो दिस एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ये इस तरफ का फेस है और डी ई एफ उस तरफ का फेस है। ठीक है, और मतलब ए डी या सी एफ क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। तो इज द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म। तो ये राइट एंगल प्रिज्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या थिकनेस भी है, तो थिकनेस अगर आ जाती है तो फिर वो प्रिज्म का रूप ले लेगा। अदरवाइज थिकनेस अगर नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल होता है। अब ये 3D फिगर बन चुका है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और उसके साथ साथ थिकनेस भी है। So in principle, this prismatic element is very small so that every part of it can be considered at the same depth from the liquid surface and therefore the effect of the gravity is the same at all these points. ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्रिज्म हमने लिया है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म जो हमने कंसीडर किया है, ये इतना छोटा है कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसके जो सारे के सारे पॉइंट हैं वो सभी सेम हाइट पे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि देखने में तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ वाला पॉइंट काफी ऊपर है और यहाँ वाला पॉइंट काफी नीचे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपका बीकर है एंड इसमें जो इन्होंने प्रिज्म लिया है, मान लो कि इतना छोटा सा लिया है, ये इतना छोटा सा। तो कह रहे हैं कि ये जो लेवल है, मतलब सारे के सारे पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक हाइट के आसपास ही होंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो ये लिखा है कि एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम डेप्थ। ठीक है, मतलब सेम गहराई पर है फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस, लिक्विड सर्फेस से सेम गहराई पर है। एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज द सेम एट ऑल दीज पॉइंट। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ की वजह से, वो सारा का सारा सेम होगा ये प्रिज्म के सभी पॉइंट्स के ऊपर। बट फॉर क्लैरिटी वी हैव एनलार्ज दिस एलिमेंट। तो हमने इसको इसलिए बड़ा करा है सो दैट कि आप इसको ध्यान से देख पाओ। The forces on this element are those exerted by the rest of the fluid and they must be normal to the surfaces of the element and discussed as discussed above। ठीक है, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस का मतलब जो पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वो जो फोर्स होगा आर दोज एक्सर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड एंड दे मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे होंगे, नॉर्मल टू द सरफेस होंगे। जैसे हमें हमने ऊपर बात भी करी थी कि सारे के सारे सरफेस जो होते हैं उनके ऊपर जो फ्लूइड का फोर्स लगता है, जो प्रेशर लगता है, वो नॉर्मली होता है एरिया के। ठीक है, दस द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर पी ए पी बी एंड पी सी ऑन on this element of area corresponding to the normal forces FA, FB and FC। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस फिगर में कह रहे हैं भाई ये जो आपका फोर्स है, एक तो FA फोर्स हो गया, FB फोर्स हो गया, FC फोर्स हो गया, ये अलग अलग फेसेस पे इस तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब इसका जो भी एरिया होगा उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको PA, PB और PC प्रेशर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और चीज यहाँ पर बताई है कि ऑन द फेसेस BEFC, तो ये फेसेस फेसेस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो वो तो आपको फिगर में दिख ही रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर है ऑन द फेसेस, इस फेसेस के एरिया भी इन्होंने दिए हैं, जैसे BEFC वाला जो फेस है। ठीक है, चलो इस फिगर में देख ही लो BEFC वाला एरिया कौन सा है। तो BEFC का मतलब एरिया कौन सा हुआ, ये जो आपको नीचे वाला जो दिख रहा है ये। ठीक है, ये जो नीचे वाला एरिया है यही आपका क्या है, BEFC है। तो BEFC का जो इन्होंने एरिया माना है वो AA माना है। ठीक है, AA। और उसके अलावा जो यहाँ पर ADFC है, ADFC मतलब ये जो हाइपोटेनस वाला फेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला। तो ADFC का इन्होंने जो एरिया माना है वो AB माना है। और जो परपेंडिकुलर वाला यहाँ पर जो फेस है उसको हमने AC माना है, ADAB। तो ADAB आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ये। ठीक है, इसको हमने, इसका जो एरिया है वो हमने AB माना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन से फेस पे कौन सा क्या लग रहा है, एरिया किसका कौन सा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसके बाद देन FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC। ठीक है, अब ये यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो आप क्या करते हो, इस वाले ट्राइंगल में आप यहाँ पर क्या देख रहे होगे, थीटा एंगल देख रहे होगे। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है FC अपॉन FB, FC परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, थीटा इन्होंने ये वाले एंगल को मान रखा है, ये जो नीचे एंगल है इसको हमने थीटा अगर मान लिया, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर जो साइड है
वो आपकी कौन सी साइड है जिस जिस पे फोर्स आपका एफ सी लग रहा है। ठीक है, एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब आप साइन थीटा ये निकालते हो तो परपेंडिकुलर पे जो परपेंडिकुलर साइड पे फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ सी है। और हाइपोटेनस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका एफ बी है। और यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू जो वो एफ सी अपॉन एफ बी अगर मिल गई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, एफ बी साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, और उसी तरीके से इन्होंने क्या लिखा है, एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ए। और उसी तरीके से इन्होंने ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी और ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ए। ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा, मतलब इन्होंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी किस किस के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में और फोर्स के टर्म्स में। ठीक है, तो जब आप ये करोगे और उसके बाद क्या करते हो, यहाँ पे आपने क्या करा, एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एस सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ए। ये आपको जो है ये रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये रिलेशन यहाँ पर कैसे मिल रहा है, तो देखो ये रिलेशन आपको कैसे मिलेगा, जब आप ये दोनों लोगे और इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। तो जब आपको ये रिलेशन मिलेगा तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, इतना पार्ट बचेगा, एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एस सी अपॉन ए सी। इतना आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करा तो हमें ये मिल गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरी जो चीज है, अगर आप इन दोनों को लेते हो, ये वाले दोनों जो हैं इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ बी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ए अपॉन ए। यानी कि एफ बी अपॉन ए बी भी जो है वो आपका एफ ए अपॉन ए के बराबर हो गया। तो ये तीनों जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको रिलेशन मिला ये किसका मिला, पहले और तीसरे का मिला। तो पहला ये है, मतलब एफ बी अपॉन ए बी और एफ ए अपॉन ए, ये इन दोनों का रिलेशन, और पहले और दूसरे का रिलेशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। तो ये क्या हो गए, आपस में तीनों बराबर हो गए, आपस में तीनों बराबर हो गए। और एफ बी अपॉन ए बी जो है वो आपका क्या है, पीबी है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन फेस बी। ये आपका प्रेशर ऑन फेस बी हो जाएगा। उसी तरीके से एफ सी अपॉन ए सी क्या हो गया, पीसी हो गया। और एफ ए अपॉन ए ये आपका प्रेशर ऑन फेस ए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि भाई तीनों यहाँ पर जो फेसेस हैं इस प्रिज्म के वो क्या है, आपके उन पर जो प्रेशर है वो सब पे तीनों पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, ये समझ आ गया इस फिगर से कैसे हुआ। यस सर। यस सर। बोलो, किसी को डाउट है इसमें या नहीं समझ आया। चलो ठीक है। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि भाई ये जो सारे फेसेस हैं इसके प्रिज्म के जो हमने कंसिडर किया था, वहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो तीनों ही प्रेशर, मतलब तीनों ही पॉइंट्स पे ए बी और सी जो फेसेस हैं या जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ही बोल सकते हो क्योंकि ये प्रिज्म इतना छोटा है कि आप इसको पॉइंट ही कंसिडर करोगे। तो तीनों पॉइंट पे यहाँ पर जो आपको प्रेशर मिल गया है वो बराबर मिल गया है। तो हेंस प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड एट रेस्ट हमेशा ये कंडीशन रहनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड जो है वो आपका सेम होगा ऑन इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इट अगेन रिमाइंड अस दैट लाइक अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता जैसे कि सारे स्ट्रेसेस होते हैं। स्ट्रेसेस में भी आपने देखा था क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यही कर रहे थे हम लोग वहां पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस में। तो वहां पर जैसे स्ट्रेसेस जो है वो आपके वेक्टर नहीं होते थे, वैसे आपके ये भी वेक्टर नहीं होते। तो वेक्टर नहीं होते इसका मतलब ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि प्रेशर जो है अगर आपको तीनों ही फेसेस पे यहाँ पर सेम मिल जा रहा है, ठीक है, जबकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो आपको अलग अलग दिख रही है। फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है, अगर प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होती तो प्रेशर भी यहाँ पर अलग अलग मिलता, वो सेम नहीं आता। प्रेशर सेम आ गया इसका मतलब क्या, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, so no direction can be assigned to it. The force against any area within or bounding a fluid at rest and under pressure is normal to the area. ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पर क्या होता है, आपका फेस होता है किसी भी फिगर का,
मतलब जो फ्लूइड के अंदर आप कंसीडर कर रहे हो, तो फेस के जस्ट परपेंडिकुलर जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा ये जो एफ बी है वो एफ बी आपके ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पर काम कर रहा था इस तरीके से, और एफ सी जो है वो इधर की तरफ काम कर रहा है, एफ ए जो है वो इधर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि फेस के ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर next है, now consider a fluid element in the form of horizontal bar of uniform section. The bar is in equilibrium. Equilibrium, the horizontal force exerted at its two ends must be balanced, or the pressure at the two ends should be equal. This proves that for a liquid in equilibrium, the pressure is same at all points in a horizontal plane. Suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be a flow as the fluid will have some net force acting on it. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपने क्या करा कि एक यहाँ पे ये बीकर लिया एंड बीकर के अंदर आपने एक हॉरिजॉन्टल बार को कंसीडर कर लिया इस तरीके से। ठीक है, आपने ये हॉरिजॉन्टल बार लिया, इस हॉरिजॉन्टल बार पे अगर आप सारे प्रेशर को देख रहे होगे तो ये सारे के सारे बैलेंस्ड हो गए, और अगर ये सारे बैलेंस नहीं होते तो फ्लूइड जो है फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये मूव करने लग जाता। ठीक है, suppose the pressure were not equal in different parts of the fluid, then there would be a flow, or the fluid will have some net force acting on it. Hence, in the absence of flow, the pressure in the fluid must be same everywhere in a horizontal plane. तो अगर आप horizontal plane कोई भी कंसीडर कर रहे हो, horizontal plane का मतलब है कि सेम हाइट पे सभी पॉइंट्स, ठीक है, सेम हाइट पे सभी पॉइंट्स को जब आप कंसीडर करोगे तो वो क्या बनाएगा, एक प्लेन बना लेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेगा, और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है हर पॉइंट पे वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो बस यही कहना चाहते हैं, तो यही होता है आपका पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का अगर हम यहाँ पर समरी लेते हैं तो मतलब यही है कि सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी भी फ्लूइड के अंदर, वहां पे जो प्रेशर है वो हमारा सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि डेप्थ यानी कि गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर का चेंज किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको शॉर्ट में ही बता भी दिया कि जैसे जैसे आप गहरे पानी के अंदर जाते रहोगे उतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि आपके ऊपर जो फ्लूइड कॉलम की हाइट है वो बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा फ्लूइड कॉलम की हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका मास बढ़ेगा, उतना ज्यादा mg बढ़ेगा, और उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, और उतना ज्यादा आपके ऊपर जितना एरिया है उस पर वो लग रहा होगा, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डेप्थ इंक्रीज होने के साथ प्रेशर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो कंसीडर फ्लूइड एट रेस्ट इन कंटेनर इन फिगर 9.31। ठीक है, तो 9.3 नीचे होगा आई थिंक, यहाँ पर है। ठीक है, तो इन फिगर 9.31 इज, ठीक है, इन फिगर 9.3 0.1 इज एट अ हाइट h अबव अ पॉइंट h, पॉइंट 2। तो यहाँ पर ये देखो, ये इन्होंने फिगर दिया हुआ है 9.3 में। ठीक है, 9.3 में इन्होंने क्या लिए, दो पॉइंट लिए हैं, ऊपर एक 1 पॉइंट ले रखा है और नीचे ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट ले रखा है। ठीक है, मतलब दो फेसेस इन्होंने कंसीडर किए किसके, सिलेंडर के। मतलब इन्होंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसमें ऊपर वाला जो फेस है उसको हमने 0.1 बोल दिया, और जो नीचे वाला फेस है सिलेंडर का उसको हमने 0.2 बोल दिया। तो 0.1 जो है वो आपका 0.2 से h हाइट ऊपर है। यही चीज ऊपर यहाँ पर लिखी थी कि 0.1 इज एट हाइट h अबव 0.2। ठीक है, तो 0.2 से जो है h हाइट अबव है आपका 0.1। द प्रेशर एट 0.1 एंड 0.2 आर P1 एंड P2। तो 1 पे हमने P1 प्रेशर कंसीडर किया, 2 पॉइंट पे हमने P2 प्रेशर को कंसीडर किया। तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड हैविंग एन एरिया ऑफ बेस ए एंड हाइट h। तो हमने क्या करा, ये जो सिलेंडर हमने माना ये इमेजिनरी सिलेंडर है। ये सिलेंडर बेसिकली क्या है, एलिमेंट है आपका फ्लूइड का। मतलब पूरा फ्लूइड भरा हुआ है कंटेनर में, उस कंटेनर में से हमने फ्लूइड की एक ऐसी शेप ले ली जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो एज द फ्लूइड इज एट रेस्ट द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो। तो यहाँ पर फ्लूइड अगर रेस्ट पे, पहले ही हमने बोल दिया कि भाई रेस्ट पे है, तो यहाँ पर जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेज हैं वो आपके जीरो होने चाहिए। ठीक है, अभी हम ये ऊपर बात पढ़ के आ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्सेज जो है वो आपके जीरो रहेंगे, तभी आपका जो फ्लूइड है वो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेज शुड बैलेंस द वेट ऑफ द एलिमेंट। और यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे वो आपके वेट ऑफ द एलिमेंट को बैलेंस करने चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया, मान लो उसका मास अगर m है, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो mg के बराबर हो जाएगा, और वो जो mg है वो mg आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो इसके वर्टिकल फोर्सेस की वजह से बैलेंस होना चाहिए। द फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन आर ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर एट द टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो हमने 0.1 कंसिडर जहाँ पे किया, ऊपर वाला जो फेस है वहां पे जो प्रेशर लगेगा वो P1 इंटू ए लगेगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसी तरीके से हम फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया कर सकते हैं।
तो अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट पे अगर हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं F1, तो वो आपका P1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर P2 पे अगर कंसिडर, मतलब ये पॉइंट 2 पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं फोर्स की वैल्यू, तो F2 इज इक्वल टू P2A हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि P1A एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो P1 जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, एट द बॉटम P2A एक्टिंग अपवर्ड। तो यहाँ पर जो P2 वाला फोर्स लगेगा, P2A वाला, वो आपका ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है। और ये वाला जो मतलब नेट फोर्स है, ठीक है, वो आपका mg के बराबर होगा। कहने का मतलब है ये आपका कुछ कुछ लिफ्ट की तरह केस हो गया। ठीक है, मतलब हम जैसे हमने वो पुली वगैरह का कुछ केस ऐसा पढ़ा था कि भाई अगर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब हमने कुछ इस तरीके का केसेस पढ़े थे ना, इस तरीके का पुली और रोप वाला, कि मान लो अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो आप क्या कर रहे थे, नेट फोर्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ज्यादा में से कम वाले की वैल्यू आप माइनस कर दोगे। तो यहां पर भी वही हो रहा है। देखो, हमें ये पता है कि फोर्स जो है वो आपका किस वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा, सेकंड वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट जो है ज्यादा नीचे है। समझ आ रही है बात? देखो, ये आपका सेकंड वाला पॉइंट है इस वाले लेवल पे। तो इस वाले लेवल पे फ्लूइड का इतना पूरा भार इसके ऊपर रखा है, और पहला वाला जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर है। तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना भार रखा हुआ है। ये मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड कॉलम का मास है वो सिर्फ इतना है। और जो सेकंड वाला पॉइंट है, तो सेकंड वाले पॉइंट पे मतलब टोटल यहां से ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा है। आपको ऐसे समझना है। ठीक है। तो यहां पर आप खुद समझ सकते हो कि भाई सेकंड वाले पॉइंट पे जो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वाटर कॉलम का, उसके ऊपर वो इतना इतना लग रहा है, मतलब इतना इतना है। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट पे। और फर्स्ट वाले कॉलम, मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट पे सिर्फ इतना लग रहा है, इतना। यानी कि सेकंड वाला जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है उस पे क्या लग रहा होगा, हमारा ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो सेकंड वाले पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, हमारी ज्यादा है। ठीक है, मतलब F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि P2A इज ग्रेटर देन P1A। ठीक है। तो ये अगर हमें वैल्यू पता चल गई, और यही वैल्यू जो होगी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, P2A माइनस P1A अगर मैं कर देता हूं, और नेट अगर मैं वैल्यू निकालता हूं कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स का डिफरेंस है वो कितना है, तो वो यहाँ पर mg के बराबर होगा। mg क्यों होगा? क्योंकि ये जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया है, सिलेंडर का जो एलिमेंट कंसीडर मैंने ये पूरा किया है, इस पूरे का सिलेंडर का मास m है। और m इंटू जी करेंगे तो इसका पूरा का पूरा ये जो सिलेंडर है उसका आपका फोर्स निकल जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये जो पूरा पार्ट था, इतना जो वेट था या इतना जो फोर्स लग रहा था, उसमें से मैंने इतना जो फोर्स है वो माइनस कर दिया, तो मुझे इस वाले के सिलेंडर की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली में मैंने किया ये है। ठीक है। तो पूरे सिलेंडर में से, ठीक है, पूरा सिलेंडर मैं किसे कह रहा हूं, इतना, मतलब इतने पे जो फोर्स लग रहा है उसमें से मैंने क्या करा, इतना माइनस कर दिया। कितना माइनस करा, इतना माइनस कर दिया। ठीक है, इतना मैंने माइनस कर दिया, यानी कि F1A माइनस कर दिया। टोटल F2A में से, सॉरी P2A में से मैंने P1A अगर माइनस कर दिया, तो मुझे सिलेंडर पे जो, मतलब सिलेंडर की मास के ऊपर जितना वेट लग रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी है, ये लिखा है P2 माइनस P1 इंटू ए हमने कॉमन ले लिया क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम है। तो P2 माइनस P1 इंटू इंटू ए इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर हमने रो है, रो को हमने डेंसिटी मान लिया फ्लूइड की, तो वी हैव द मास ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू रो वी। तो हमें ये पता है कि भाई रो जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास यहां से हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मास को मैंने रो इंटू वी लिख लिया, यानी कि रो इंटू वॉल्यूम। और रो इंटू वॉल्यूम, अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी का भी अगर बेस एरिया है हमारे पास, उसको हम उसकी लेंथ या फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है किसी भी सॉलिड फिगर का। तो यहां पर हमने वही करा, ये रो इंटू वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हमने एच इंटू ए लिख लिया, मतलब हाइट इंटू बेस एरिया। ठीक है। तो एम इज इक्वल टू रो एच ए के बराबर हो गया। अब यहां से जो हमारे को मिला P2 माइनस P1, ठीक है, P2
माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू एम जी था। हमने ए की वैल्यू यहां पर रख दी P2 माइनस P1 एम जी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, रो एच इंटू ए इतनी आ गई, इज इक्वल टू एम जी कर दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, अरे सॉरी थोड़ा वो गलत लिख दी मैंने उसकी वैल्यू। ए की वैल्यू नहीं लिखनी है, एम की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू मास की जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, रो एच ए। ये मास की वैल्यू थी, इसको जी से मल्टीप्लाई करा तो ए से ए जो है वो कैंसिल हो गया। P2 माइनस P1 की जो वैल्यू हमको मिल गई वो रो जी एच के बराबर मिल गई। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं लिक्विड कॉलम के अंदर या फ्लूइड के अंदर जो कि अलग अलग हाइट पे हैं, एक P1 पॉइंट है एक P2 पॉइंट है, और उस पे अगर हम प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगी, जहां पर एच जो है वो आपका हाइट डिफरेंस है। हाइट डिफरेंस का मतलब यह है कि P1 और P2 जो हमारे पॉइंट है, सपोज मतलब पॉइंट वन और जो पॉइंट टू है, जहां पे प्रेशर की वैल्यू P1 और P2 है, उनके बीच में जो हाइट है पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में, वो है ये एच, यानी कि हाइट डिफरेंस। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर हो जाता है। बस इतनी चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, अब ये इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये लाइक हमारा एक डेरिवेशन जैसा हो गया छोटा सा, कि अगर हम P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हैं कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में फ्लूइड के अंदर, तो वो हमारा रो जी एच के बराबर आता है, जहां पर एच जो है वो हमारा हाइट डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, जिसके बीच में हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बाकी लोग नहीं समझ आया तो पूछ लेना फिर। ठीक है, तो चलो फिर ये आपको क्लियर हो गया। P2 माइनस P1 की जो वैल्यू है वो रो जी एच के बराबर आ जाएगी। कैसे आएगी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस h। तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, h पे डिपेंड करेगा, जो कि आपका पॉइंट वन और टू के बीच की हाइट है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मास डेंसिटी के ऊपर, यानी कि रो कितना है, रो जितना ज्यादा उतना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो रो पर डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लगभग लगभग एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इफ द पॉइंट वन अंडर डिस्कशन इज शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड से वाटर। अब यहाँ पे हम दूसरा एक कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरी एक कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि ये जैसे हमने क्या माना था, ये कंटेनर माना था, इस कंटेनर के हमने अंदर क्या माना था, एक सिलेंड्रिकल कॉलम कंसिडर किया था, जिसमें हमारा नीचे जो पॉइंट था वो नीचे कौन सा पॉइंट था, पॉइंट टू था। सॉरी पॉइंट, हाँ टू था। ठीक है, तो पहले नीचे क्या था, यहाँ पर पॉइंट टू था, और यहाँ पर ऊपर सरफेस वाले पे, सरफेस के ऊपर क्या था, पॉइंट वन था। और ये पूरा कंटेनर जो ये किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद है इफ द पॉइंट वन अंडर डिस्कशन इज शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड। मान लो कि ये जो पॉइंट वन है, इस पॉइंट को हम खिसका के यहां तक ले आते हैं, ऊपर तक सरफेस के ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट वन को मैंने क्या करा, ऊपर ले गया मैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, विच इज ओपन टू द एटमोसफेयर, मतलब ये जो है एटमोसफेयर को, एटमॉस्फेयर इसके जस्ट ऊपर है। यानी कि मैंने क्या करा, जो पॉइंट वन में कंसिडर कर रहा था पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर, मैं उसको ठीक सरफेस पे ले गया। अब सरफेस के अगर ऊपर में ले गया तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट वन था इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा था, P1 लग रहा था, जिसकी वैल्यू मैंने F1 A के बराबर लिखी थी। और यहाँ पर पॉइंट टू पे जो प्रेशर लग रहा था वो कितना लग रहा था, P2 लग रहा था, जिसको मैंने
वो F2/A होगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू F1/A होगा और P2 कितना था, F2/A था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट वन है, पॉइंट वन को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ सरफेस पे। अगर मैं सरफेस पे शिफ्ट कर देता हूँ तो ये जो मेरा P1 प्रेशर इसके ऊपर लग रहा था, अब ये P1 जो है वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा PA से। और PA जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पॉइंट वन को ऊपर सरफेस तक शिफ्ट कर दिया। सरफेस पर जाने के बाद वहां पर जो काम कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा होगा वो एटमॉस्फेयर का काम कर रहा होगा। क्योंकि मैंने क्या करा, जो नीचे मेरा पॉइंट वन था इस सिलेंडर कॉलम का, उसको अगर मैं सरफेस पे ले गया, तो अगर सरफेस पे अगर मैं ले जाऊंगा तो पानी का तो उस पर कोई लोड लगने नहीं वाला। अब पानी तो उसके ऊपर रहा नहीं, पानी का कॉलम तो है नहीं। अब किसका कॉलम आ गया, एयर का कॉलम आ गया। यानी कि इसके ऊपर अगर मैं इसको सरफेस पे ले गया तो यहाँ पर जो सब है टोटल क्या है, एयर है। और एयर क्या लगाता है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। तो P1 की जो वैल्यू है अब मेरी वो PA में कन्वर्ट हो गई। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर P1 में बी रिप्लेस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ठीक है, और P2 जो पॉइंट है यहाँ पे, P2 पॉइंट है उसको मैंने P से रिप्लेस कर दिया। यानी कि P2 की जो वैल्यू है अब मैंने उसको क्या कंसिडर कर लिया, P कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो P, अभी हमने जो ऊपर रिलेशन पढ़ा था, ऊपर क्या रिलेशन पढ़ा था, ऊपर हमने रिलेशन पढ़ा था P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा था P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच। लेकिन अब हमने कंडीशन चेंज कर दी है। P1 अब हमारा किसके बराबर हो गया, PA के बराबर हो गया, क्योंकि P1 पॉइंट को हमने एटमॉस्फेयर से यानी कि सरफेस पे ले गए और अब उस पे जो प्रेशर काम कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। और P2 को मैंने क्या बोल दिया कि P प्रेशर है अब ये। तो P - PA की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी हो गई, रो जी एच के बराबर हो गई। ठीक है, या फिर मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो P की वैल्यू है वो PA प्लस रो जी एच के बराबर हो गई। ठीक है, तो यही देखो यहां पर ये इन्होंने लिखा भी है, यही चीज इन्होंने यहां पर लिखी भी है कि P की जो वैल्यू है वो आपकी PA प्लस रो जी एच हो गई। तो देखो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पर पीक, मतलब कोई भी पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, कोई भी आपने पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर, और ये जो है ये सरफेस, ये आपका सरफेस है, ये क्या है, पानी का सरफेस है। तो पानी के सरफेस से लेके इस पॉइंट की जो हाइट है वो h है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो प्रेशर की वैल्यू PA प्लस रो जी एच होगी। यानी कि रो जी एच क्या है, रो जी एच आपका प्रेशर है कौन सा, इतने कॉलम का, इतने कॉलम का जो प्रेशर लग रहा है वो आपका रोजीएच के बराबर हो गया। ठीक है, रोजीएच प्लस यहाँ पर जो आपका एयर है, पूरा एटमॉस्फेयर है, पीए, जिसका पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर लग रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये जो आपका बीच में हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट पे प्रेशर आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हमने प्रेशर डिफरेंस निकालना सीखा, उसके बाद हमने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है फ्लूइड के अंदर, तो वो कितना होगा, उस पूरे ऊपर का जो फ्लूइड कॉलम है उसकी वजह से, अगर वो सरफेस से एच हाइट नीचे है। तो इसको हमने फिर ऐसे निकाल लिया कि प्रेशर एट पॉइंट, जो भी हमने पॉइंट कंसीडर करा है, वो हो जाएगा PA प्लस रो जी एच के बराबर। रो जी एच का मतलब क्या है कि वो जो फ्लूइड कॉलम है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उतने का प्रेशर, प्लस बाहर का जो एटमॉस्फेयर उस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है PA, वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, does the pressure P at depth below, ठीक है, does the pressure P at depth below the surface of a liquid open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount rho gh। कहने का मतलब ये है कि P पॉइंट पर अगर आप, मतलब बीच में किसी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर निकालते हो तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, द एक्सेस ऑफ प्रेशर दैट इज P माइनस PA एट डेप्थ h इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ठीक है, तो P - PA किसके बराबर था, देखो यहाँ पर अभी हमने राइट साइड में ये कैलकुलेट करा था, P - PA जो था वो आपका रो जी एच के बराबर था।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो गेज प्रेशर का बेसिकली मतलब क्या है कि फ्लूइड के अंदर आप कोई भी अगर पॉइंट को कंसीडर करते हो तो उस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर है, उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, P माइनस पी ए जो आपने निकाला था, P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो ये क्या था, P आपका क्या था, ये आपका प्रेशर था, प्रेशर एट पॉइंट, एट पॉइंट मतलब एट पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट वन कुछ भी मान लो, ठीक है, पॉइंट वन कंसिडर कर लिया, एट डेप्थ डी, डेप्थ डी या डेप्थ एच, ठीक है, डेप्थ एच पे अगर आप प्रेशर कंसीडर कर रहे थे उसको हमने पी माना था, और उसमें से अगर आप पीए यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रोजीएच मिलता है, एंड इसी रोजीएच को हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो गेज प्रेशर का बेसिकली मतलब है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपैरिजन में पर्टिकुलरली किसी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करते हो फ्लूइड कॉलम के अंदर, तो उस फ्लूइड कॉलम में प्रेशर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, रूजेज ज्यादा है, तो रूजेज जो ज्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नॉट अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि जो पी की वैल्यू है, यहां पर आपको एरिया जो है वो आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, the area of the cylinder is not appearing in the expression of absolute cylinder, thus the height of the fluid column is important and not cross sectional area or base area or the shape of the container। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम पे डिपेंड करता है, बाकी एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जो आपके मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अगर ले रहे हो, जो अभी हमने पास्कल लॉ में पढ़ा, तो प्रेशर जो होगा वो सेम होगा आपका, इक्वल मतलब सारे के सारे पॉइंट्स पे इक्वल होगा। द रिजल्ट इज अप्रिशिएटेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, इसको हम कल मतलब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फिजिक्स वाली क्लास में। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप क्या करोगे, एक बार खुद से भी इसको एनसीईआरटी को थोड़ा सा रीड कर लोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो गेज प्रेशर तक हमने कर लिया, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कल करेंगे, और शाम को वो क्लास है ही। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तीसरा टेस्ट होगा, ये मैंने बता दिया, तो शाम को क्लास के बाद होगा। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं फिर 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो।